हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, क्लास 9th के केमिस्ट्री सेक्शन का 4th चैप्टर आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो बच्चों पिछले चैप्टर में हमने एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम उस एटम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मतलब अंदर की बात करेंगे। वैसे तो जॉन डाल्टन ने कहा था एटम इज द फंडामेंटल इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर को क्रश करके आप जो सबसे छोटे से छोटे मैटर के हिस्से पर पहुंचोगे उसको क्या बोलोगे, आप एटम बोलोगे। बट एटम को भी बेटा, एटम के स्ट्रक्चर को पता किया गया, मतलब एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। एटम को भी आखिरकार तोड़ा गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटी। यस, ये देखिए बच्चों, वी हैव लर्न दैट एटम एंड मॉलिक्यूल आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये देखिए आपके सामने गोल्ड रखा हुआ है, फिर इसके बाद गोल्ड फॉइल रखी हुई है, और ये गोल्ड के एटम कुछ इस तरीके से अरेंज है। यहाँ पर जो भी एटम दिख रहा है बेटा, मतलब इस गोल्ड गोल्ड फॉइल के थोड़ा सा हिस्सा अगर आप ले लोगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक्चुअली मैं बताऊं इतने से हिस्से का ये स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है गोल्ड फॉइल का, जहां पे ये भी एयू है, ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, सारे के सारे यूनिक एलिमेंट है। समझ में आ गया। और ये आपस में कलेक्टेड होकर के सॉलिड फॉर्म को बना रहे हैं, विच मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ये हमने बताया था कि भैया इसका एटम जो है गोल्ड का है ना, और दूसरा जो एटम होगा उसका एलिमेंट क्या होगा, आपस में अलग अलग होंगे। मतलब हर एलिमेंट के एटम खुद में अलग अलग होते हैं, और हो भी क्यों ना। समझ गया ना। ये एटम बेटा इसका गोल्ड का है तो ये हैवी होगा, क्योंकि गोल्ड का जो मास होता है वो कितना होता है, ज्यादा होता है। देखिए एयू का मास पीरियोडिक टेबल में कितना दिया गया है, एयू मिला। जैसे बच्चों हम बात कर रहे थे अभी अभी, है ना, आपसे हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे अभी हम आपसे, एयू की, गोल्ड की बात कर रहे थे। तो गोल्ड का हमने एटॉमिक नंबर अभी देखा कि एक एटम का जो मास होता है कितना निकला बेटा, इसका एयू का एक एटम का मास 196। ओके। और यदि आप आयरन ले लेते हो तो आयरन के एक एटम का मास कितना निकलता है, 56। समझ गए, 55। मतलब यदि आयरन का एटम होता, Fe का एटम होता, तो उसका मास कितना होता है, 55। इस लाइन का मतलब क्या है कि हर एटम दूसरे एटम से, दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होता है ना। अब Au का एटम भारी है और आयरन का एटम क्या, थोड़ा हल्का है। व्हाट मेक्स द एटम वन ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से आप अलग कैसे कर सकते हो। आर एटम्स रियली अनडिविजिबल, क्या एटम रियली अनडिविजिबल होते हैं। वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम अगले आने वाले समय में इस क्वेश्चंस का आंसर पढ़ेंगे, है ना, कि क्या एटम को डिवाइड किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, कि इनडिविजिबल है। ठीक है ना। एक्टिविटी, कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। अपने बालों में रगड़िए कॉम्ब को, और आप उसके बाद देखिए ड्राई हेयर में रब करने के बाद क्या ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यस करता है। Rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon. Glass rod attracted the balloon. Yes, ये देखिए एक आपके पास में ग्लास की रॉड है, इसको आप सिल्क के कपड़े से रगड़ दीजिए। सिल्क का कपड़ा लिया आपने और इसको क्या कर दिया, इस पे रगड़ दिया। ये आपने जैसे सिल्क का कपड़ा रगड़ करके इसको अलग किया, देन इसके बाद क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक बलून लेकर के आते हैं भरा हुआ। ये बलून आप लेकर के आए रॉड के पास में, जैसे ही देखेंगे ये रॉड के पास में जाएगा, क्या होगा, ये रॉड रॉड इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, है ना। ग्लास रॉड अट्रैक्ट द बैलून, रॉड के पास में रखते ही क्या कर लेगी, ग्लास रॉड इसको अट्रैक्ट कर लेगी। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड देन ऑन रबिंग ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी सबस्टेंस पे आ गई है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब बॉडीज ने इलेक्ट्रिकली चार्ज एक्वायर कर लिया, बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुकी हैं, बॉडी ने चार्ज एक्वायर कर लिया है। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, अब जैसे मैं बताऊं आपको कि बेटा ये जो था, ये आपके पास में ग्लास रॉड थी, आपने इसको क्या करा, सिल्क से रब किया, क्या करा, सिल्क से। तो जैसे ही आप इसको सिल्क से रब करोगे तो ग्लास रॉड के पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर बेटा ये क्या क्या, ये बलून है, बलून क्या था, अनचार्ज था।
अनचार्ज का मतलब जितने प्लस के आयंस उतने ही माइनस के आयन, दोनों न्यूट्रल थे। क्या थे? न्यूट्रल। क्लियर हो गया? तो होता क्या है बेटा कि ये प्लस वाला जो होता है ना, दोनों इक्वल तो होते हैं, माइनस माइनस वालों को अपने पास में बुला लेता है कि तुम रहो, तुम्हारे प्लस वाले रहेंगे। बस हम इतना चाहते हैं कि प्लस वाला हमारा माइनस के पास आ जाए और प्लस के पास माइनस आ जाए, और प्लस वाले तुम लोग दूर हो जाओ। क्या हो गए? थोड़े दूर हो गए। आई बात समझ में? तो ये देखो प्लस में पास हो गया, तो अब इस प्लस के पास होने के कारण माइनस प्लस पास में हो चुके हैं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो मतलब जो चार्ज बॉडी होती है, जो चार्ज बॉडी होती है, वो निगेटिवली चार्ज बॉडी को या और अनचार्ज बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना? वेयर डस दिस चार्ज केम फ्रॉम? ये चार्ज आया कहां से? वेयर डस दिस चार्ज केम फ्रॉम? विद इन द एटम प्रेजेंट इन द कॉम्ब एंड ग्लास रॉड। मतलब कि जो कॉम्ब के ऊपर चार्ज आता है, जैसे कि आपने पहली एक्टिविटी देखी कि यहाँ पे कंघे ने जो है आपके कंघे ने क्या करा? पार्टिकल को पास में बुला लिया। ये देखिए स्मॉल पीस ऑफ आयरन को बुला लिया। तो क्या हो गया? एक्चुअली मतलब इसका कंघा भी जो था ये भी क्या था? चार्ज था। तो सवाल है भैया ये चार्ज आया कहाँ से इसके ऊपर? ठीक ना? सिमिलरली इसके ऊपर ये चार्ज आया कहाँ से? तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है, वी नो दैट इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कैन attract an uncharged object. Where does this charge come from? Within the atom present in the comb or the glass rod. क्या ये कॉम्ब के अंदर जो चार्ज आया है वो किस वजह से आया है, और ग्लास रॉड के अंदर जो चार्ज आया है, ऊपर जो चार्ज आया है, वो किस वजह से आया है? दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट टेल अस दैट सम चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ मैटर। इससे पता चलता है कि इन एक्टिविटी से पता चलता है कि हर मैटर के अंदर, in the sample experiment tell us that some charge particle are present in atoms of the matter। इससे पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो एटम होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? चार्ज, है ना? उनके अंदर चार्ज प्रेजेंट। सो एटम इज डिविजिबल। इस तरीके से एटम क्या है? डिविजिबल है। चलिए, तो आपने फाइनली पता कर लिया कि जो एटम है वो है डिविजिबल। डन। चलिए, सो एटम इज डिविजिबल। बच्चों ये देखिए, ये आपको एटम का 3D व्यू दिखाई दे रहा है। बीच में न्यूक्लियस है। बीच में क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक ना? बीच में न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। अब डिस्कवरी ऑफ एटम, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब बच्चों एटम की डिस्कवरी को लेकर के अलग 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 साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में मॉडल प्रेजेंट किया। सबसे पहला मॉडल जो है वो दैट इज थॉमसन। एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने पहला मॉडल दिया था। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग समय में आकर के ये जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इनके प्रेजेंस के बारे में आके अलग अलग बातें कही। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एटम। तो कई साइंटिस्ट ने आकर के इसके बारे में बात करी कि भैया चार्ज पार्टिकल होता है। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इट वाज नोन बाय 1900 द एटम वाज नॉट सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। 1900 तक ये माना जाने लगा कि भैया एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, एक सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये कंबाइन करता है एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके अंदर कम से कम एक सब एटॉमिक यानी कि इसके अंदर का पार्टिकल है। ये यहाँ अपने जे थॉमसन, ए ब्रिटिश फिजिस्ट, वाज बोर्न इन चीताम हिल, ओके, सुपर मैनचेस्टर ऑन 18 दिसंबर 1856। ये देखिए, तो ये जे थॉमसन साहब थे। He directed the Candwish Laboratory, Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prizes. Oh my God! भाई इनके 7 रिसर्च असिस्टेंट ने, भाई साहब इनके 7 के जो असिस्टेंट थे, सबसिक्वेंटली एक के बाद एक सबने नोबेल प्राइज जीता है। सबने नोबेल प्राइज जीता है। चलिए देखते हैं अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल आइए पढ़ते हैं। थॉमसन ने कैसे पता लगाया एटॉमिक मॉडल का कि भैया एटॉमिक मॉडल क्या था, इस पे बाद में बात करेंगे, मगर पहले थॉमसन ने किया क्या। तो यहां पर भाई थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो बेटा ये आपके पास में एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। अब थॉमसन साहब ने क्या किया, यहां पर बहुत ही लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को
पास किया, मतलब कि बेटा यहाँ पे कैथोड का माइनस और यहाँ पे एनोड का प्लस, प्लस और माइनस लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू कर दिया। स्ट्रीम ऑफ म्यूनोट पार्टिकल वर गिवन आउट बाय द कैथोड। अब ऐसा करने पर बेटा यहाँ पे देखा गया कि ये जो कैथोड है, ये है कैथोड, समझ गए? यहां से छोटे छोटे पार्टिकल की स्ट्रीम सीधी सीधी निकल रही थी। क्लियर कि नॉट क्लियर? कैथोड कैसा टर्मिनल होता है बच्चों? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब इसके पास मेनली इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेनली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने देखा स्ट्रीम यानी कि धारा ऑफ मिनट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल की धारा गिवन आउट बाय द कैथोड, कैथोड से बाहर निकल रहे थे। और कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैसा होता है? हाँ। दीज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड कैथोड रेस। और इस तरीके से ये जो रेस बनी नेगेटिव पार्टिकल से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलने वाली इस रेस को क्या बोले? कैथोड रेस। क्या बोला गया बच्चों? कैथोड रेस। क्लियर हो गया? इन्हें क्या बोला गया? कैथोड रेस। बिकॉज दे कम आउट ऑफ कैथोड। कैथोड रेस कंसिस्ट स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड के पास में छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते थे जिसको हम क्या बोले गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। सिंस ऑल द गैसेस फ्रॉम कैथोड रेस, सिंस ऑल द गैसेस फ्रॉम कैथोड रेस, है ना, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particle called electron. देखो भैया, since all the gases from cathode rays, it is concluded that all the atom containing negatively charged particle called electron. तो शुरुआत में जितनी भी यहाँ से पार्टिकल निकले, ये सब के सब कैथोड से निकले। और कैथोड से निकलने वाले जो पार्टिकल थे ये नेगेटिव थे। क्या थे ये? नेगेटिव थे। इसलिए इनको कहा गया दिस कंटेन्स, हाँ, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगली डिस्कवरी जारी रहती है। एक बार बच्चों तो फिर से डिटेल में समझ लेते हैं एक्चुअली थॉमसन साहब ने किया क्या। तो ये देखिए क्या, थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी ऑन एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। ओके, थॉमसन ने बहुत ही हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी। और ये जो काम जिस सेटअप के अंदर किया जाता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? डिस्चार्ज ट्यूब। तो मैं आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब बना रहा हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब हुआ करती है। हाँ, ये डिस्चार्ज ट्यूब हुआ करती है बेटा। इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक ये प्लस और ये वाला माइनस। तो प्लस एक्चुअली हाई पोटेंशियल बैटरी की प्लस टर्मिनल से जुड़ा रहता है तो प्लस बन जाता है, और ये माइनस बन जाता है। तो ये कहलाता है, ये वाला टर्मिनल जो होता है इसको एनोड बोलते हैं, और निगेटिव टर्मिनल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? इसके अंदर वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। क्यों? मतलब कम प्रेशर मतलब हवा बिल्कुल अंदर से निकाल दी जाती है। हवा बिल्कुल अंदर से निकाल दी जाती है, समझ गए? और यहां पर वोल्टेज बहुत हाई लगाया जाता है, मतलब वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। अब जब ये काम किया थॉमसन साहब ने, तो उन्होंने देखा कि यहां से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं और वो पार्टिकल जा रहे हैं, समझ गए? वो पार्टिकल जा रहे हैं कहाँ? एनोड की तरफ। कहाँ जा रहे हैं? एनोड की तरफ। अब बेटा एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है, तो नेचुरल बात है कि पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? जो खुद क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? खुद नेगेटिव। तो इन रेज को, यहां से जो रेज निकली, इनका नाम क्या दिया गया? कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया? कैथोड रेस। तो जो बच्चों कैथोड रेस खोजने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? थॉमसन साहब को। समझ गए ना? थॉमसन साहब को कैथोड रेस खोजने का श्रेय जाता है। और जो कैथोड रेस है बच्चों, ये छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है। इन पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन्स। यस, कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो कैथोड रेस जिन छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इनका नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा? तो कैथोड रेस किससे मिलकर बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। यस, सिंस ऑल द गैसेस फ्रॉम कैथोड रेस, ऑल द गैसेस फ्रॉम, बेटा फ्रॉम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए कैथोड रेस। इट वॉज कंक्लूडेड देन एन एटम कंटेन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसको हमको सही कर लेना चाहिए जो हम लोगों ने किया यहाँ पे। यस,
सिंस ऑल द गैसेस फॉर्म ही लिखा हुआ है, हम पढ़ गलत रहे थे। सिंस ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रेज इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम कंटेन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक गैस नहीं, आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस डाली उसने यही एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट किया, उसने यही चीज प्रेजेंट करी, जिससे कि पता चलता है कि सारी की सारी गैस में कुछ भी डाल दो आपका इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है यहां से। बोलो हाँ है ना। मतलब सारी की सारी गैसेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे के सारे एटम में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कैनॉल रेज, प्रोटॉन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट रेज जो बनती है बेटा, जिसका नाम है कैनॉल रेज। ओके, कैनॉल रेज की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ये क्या है भाई साहब, ये इसे कहते हैं पुडिंग। क्या बोलते हैं, पुडिंग। समझ में आ गया, ये एक प्रकार का खाना होता है, इसको पुडिंग बोलते हैं। हाँ, तो क्रिसमस पुडिंग, हाँ ये क्रिसमस पुडिंग है। मतलब एक तरीके से मान लो बेटा, जो ब्रेड होती है, ब्रेड मतलब पुडिंग को हिंदी में खीर बोलते हैं बेटा। पुडिंग का एक्चुअली हिंदी मीनिंग क्या होता है, खीर होता है। इसको आप ब्रेड भी समझ सकते हो कि ब्रेड में जैसे आपने देखेंगे छोटे छोटे उसके टूटी फ्रूटी के दाने घुसे रहते हैं। तो थॉमसन ने जो एटम का मॉडल प्रपोज किया था, दैट इज ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग। तो थॉमसन का जो पहला मॉडल आया था उसे क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग या सिंपल पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। समझ में आ गया, प्लम पुडिंग या या पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करेंट्स, है ना। करेंट्स मतलब ड्राई फ्रूट जो उसमें एम्बेडेड होते हैं इन ए स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। तो भाई क्या कहा उन्होंने, कहा कि थॉमसन साहब ने कि भैया जो इस एक स्फेरिकल शेप होता है, जितने भी एटम होता है, एटम के अंदर एटम का शेप स्फेरिकल होता है, जिसका पूरा का पूरा चार्ज ऑल ओवर चार्ज नेगेटिव होता है। क्या होता है, ऑल ओवर चार्ज नेगेटिव। और इसमें द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी गलत बोल गया मैं। यहां पर जो पूरा का पूरा चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसमें जो ये जो छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन के रूप में इसमें एम्बेडेड रहते हैं। मतलब प्लस के अंदर माइनस धसा हुआ रहता है। समझ में आया, क्लियर हो गया भैया। इससे सबसे पहला सवाल इससे उठा न्यूट्रलिटी का। किसका सवाल उठा, न्यूट्रलिटी का। मैंने चैप्टर से स्टार्ट में ही बताया भाई साहब कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब एटम न्यूट्रल होता है तो आपका प्लस तो बहुत सारा है, क्योंकि इतना सारा प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्लस तो बहुत सारा है, और माइनस तो थोड़े से कम है आपके, है कि नहीं है। तो सवाल उठा कि जब प्लस ज्यादा है और माइनस कम है तो आपका एटम न्यूट्रल कैसे हो गया। एटम को क्या होना था, प्लस होना था, पॉजिटिव चार्ज होना था। बट यहाँ पे एटम प्लस ज्यादा है और माइनस कम है, तो आप तब भी एटम आपका न्यूट्रल हो गया। जवाब दीजिए, है ना। तो इन्होंने कुछ इस तरीके का प्रेजेंट किया कि ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये टूटी फ्रूटी, जिनका नाम करेंट्स दिया गया, करेंट्स कि जैसे धंसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड। धंसे को बोलते हैं एम्बेडेड। क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। क्लियर हो गया। तो ये था इनका क्रिसमस पुडिंग मॉडल, ये था इसका क्रिसमस पुडिंग मॉडल। वाइल द इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। इसको क्या बोला गया, वाटरमेलन। मतलब एक ही चीज को, स्ट्रक्चर को एटम के इन्होंने कई तरीके से समझाया। While the electrons are stirred in positively charged sphere like seed in watermelon, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड धसे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, और भाई साहब ये पूरा का पूरा जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। इसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में ये इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। ये किसने कहा, ये कहा जे थॉमसन ने। ठीक है भाई साहब, थॉमसन का प्रपोजल पढ़ लेते हैं भाई। थॉमसन प्रपोज दैट, ओके, थॉमसन का मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया, वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया, ओके, क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोला गया। तीनों मॉडल थॉमसन ने ही बताए, तीनों का लगभग मीनिंग एक ही था। तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए वाटरमेलन आपको ऊपर से दिख रहा है, जो रेड वाला पार्ट है, पल्प पार्ट है, उसको माना गया कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जो निगेटिवली चार्ज है उस किसके नाम दे दिए गए, बीज के यानी सीड्स के नाम। An atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it. ये था थॉमसन का प्रपोजल। समझ गए। स्टडी करने के बाद बोला गया कि एक जो एटम होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड यानी कि धसे हुए रहते हैं। यस, लाइक दिस। बोलो क्लियर, रिलेट कर पाए।
हाँ, द निगेटिवली एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एज एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई साहब, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह रहा है कि जितना पॉजिटिव होता है मैग्नीट्यूड में उतना ही निगेटिव होता है, इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, मतलब एटम पे नेट चार्ज कितना आएगा, जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? द एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का भी काम इन्होंने ही किया, थॉमसन साहब ने फाइंड किया। द एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और उसका नेचर क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? दिस द रिलेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1। बेटा ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ये इस तरीके से इसको लिख सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बेटा इसको यूनिट बोल दिया गया, सो दिस इज व्हाट -1 यूनिट। कितने यूनिट? -1 यूनिट, ठीक है। और अभी मैं आपको प्रोटॉन का चार्ज पढ़ाऊंगा। दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज को शो करते हैं क्यू से, क्या से, क्यू से। सो दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और अभी मैं आपको चार्ज ऑन प्रोटॉन पढ़ाऊंगा, सो आई वुड राइट क्यू ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू +1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सो ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, सबसे छोटा फंडामेंटल चार्ज है, सो इसको सजेस्ट किया गया दिस इज इक्वल टू +1 यूनिट। क्या हो गया बेटा, ये +1 यूनिट। क्लियर हो गया? यस। अब आइए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 108 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा हाइड्रोजन एटम के मास का 1840वां भाग होता है, 1840वां भाग। समझ में आ गया? यदि आपको हाइड्रोजन याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। चलिए थोड़ी सी हाइड्रोजन की बात करेंगे यहां पर। ओके, याद करिए, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम था जिसके सेंटर में केवल एक प्रोटॉन था। क्या था? एक प्रोटॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसीडर करते नहीं थे। ओके, सो एक प्रोटॉन का जो मास आता था हाइड्रोजन का, दैट इज 1 AMU। याद है आपको? 1 AMU। तो याद रखिएगा, एक प्रोटॉन का मास केवल 1 AMU काउंट होगा। क्लियर है? मतलब जितने इसके अंदर न्यूक्लियॉन है उतने AMU। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो बैठा हुआ है। क्लियर? अगर किसी के न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 क्या है? न्यूट्रॉन, तो टोटल इसका वेट जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 6 AMU। वेरी गुड, 6 AMU। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का 1840, मतलब 1 AMU डिवाइडेड बाई 1840, इतना इसका कम मास है। समझ में आ गया? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट इट इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, इट इज कंसीडर्ड बी नेग्लिजिबल। समझ गए? ना के बराबर। द एब्सोल्यूट चार्ज इन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1। हाँ ठीक है, एक्चुअली उसको -1 यूनिट मान लिया गया, ठीक है ना। सो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो चुकी है यहाँ पे। क्लियर है? अब आइए बात करते हैं बच्चों, ये जो मॉडल है, इस मॉडल ने कई चीज को नहीं कर पाया क्लैरिफाई। जैसे कि जो अपना स्टेबिलिटी थी, नंबर 1, ये स्टेबिलिटी को नहीं कर पाया, है ना, वेरीफाई कि स्टेबल कैसे होगा। दूसरा बेटा, जब एटम के एनर्जी स्पेक्ट्रम देखे गए, जब उनकी एनर्जी का ग्राफ बनाया गया, तो भी एनर्जी के बारे में इसमें कोई जानकारी थॉमसन साहब ने नहीं दी, है ना। वो बड़ी बातें बात की क्लासेस में आएंगी। सो अगला मॉडल पेश किया रदरफोर्ड साहब ने, और रदरफोर्ड ने पहले गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। मॉडल को प्रेजेंट करने के पहले क्या किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इस मॉडल को देने के पहले इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, रेज बनाई थी, है ना। और रेस बनाने के बाद इन्होंने एटम का मॉडल दे दिया। अब रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में अपना मॉडल दिया। सो ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज इज कॉल्ड कैनोल रेज। मगर रदरफोर्ड की कहानी के पहले बीच में आते हैं गोल्डस्टीन। क्या नाम है? गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज कॉल्ड कैनोल रेज। तो गोल्डस्टीन साहब का काम क्या था? देखिए, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। आपने देखा था अभी कि जब हमने आपको वो पढ़ाया था कैथोड रेज, तो आपने देखा था कि कैथोड रेज में जो है ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। कैथोड रेज में पार्टिकल यहां से निकल रहे थे, याद है बच्चों? तो यहां से निकलने वाले पार्टिकल को क्या बोला गया?
कैथोड रेस, है ना, इनको इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो यहां से निकलने वाले पार्टिकल की स्ट्रीम को बोला गया कैथोड रेस। अब भैया गोल्डस्टीन ने ये जो पार्टिकल हैं वो यहां से निकाल दिए, एनोड से। कहां से निकाल दिए? एनोड से। समझ में आया? तो एनोड से प्लस पार्टिकल निकलेंगे तो इनको बोला गया एनोड रेस। क्या बोला गया बेटा? एनोड रेस, या इन्हीं को बोलते हैं कैनाल रेस। क्या बोलते हैं? कैनाल रेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? सो दीज रेज ऑल कॉल कैनाल रेस। क्या बोला गया इनको? कैनाल रेस। ये देखिए एनोड के अंदर है, ये एनोड है अपने पास में, और दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। ये जो रेस थी इसमें से पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन निकला है। ये देखिए यहां से प्लस के पार्टिकल जो हैं वो निकलते जा रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो यहां से प्लस के पार्टिकल्स निकले हैं। डन? हाँ, चलिए। तो ये एनोड से निकलती है। इट वॉज, हाँ, द सब एटॉमिक पार्टिकल, द सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखो भैया अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि जो थॉमसन साहब ने बताया कि भैया क्योंकि गैस है, गैस के अंदर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, मतलब गैस का एक सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। फिर गोल्डस्टीन साहब आ गए, गोल्डस्टीन साहब ने उसी गैस के अंदर से क्या निकलवा दिए? प्लस पार्टिकल। क्या निकलवा दिए? प्लस पार्टिकल। बोलो हाँ है ना? और ये प्लस पार्टिकल बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का अपोजिट था। समझ गए? उसका चार्ज था -1 यूनिट और इसका चार्ज था कितना? +1 यूनिट। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट टू द साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पार्टिकल था इसका जो चार्ज था बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के अपोजिट था, मतलब वो था -1 यूनिट और ये था +1 यूनिट। मगर जो इसका मास था बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? इसका जो मास था इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग कितने गुना ज्यादा? 2000 गुना। अब इसका नाम दे दिया गया भैया प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया गया? प्रोटॉन। तो ये देखिए मतलब एक तरीके से ये माना जा सकता है कि एनोड से जो रेज निकलते हैं, जो पार्टिकल बनते हैं, वो प्रोटॉन से मिलके बने होते हैं। क्लियर हुआ? मतलब ये जो पार्टिकल हैं ये प्रोटॉन है, तो जो रेज बनेंगी ये रेज क्या कंटेन करेंगी? प्रोटॉन्स को। किसको कंटेन करेंगी? प्रोटॉन को। क्लियर है? यस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। तो अभी तक हमने दो पार्टिकल खोज लिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब देखिए बात करते हैं प्रोटॉन की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन आर मास एंड चार्ज। मैंने बताई दिया आपको कि मास ऑफ प्रोटॉन, द प्रोटॉन इज एक्चुअली हाइड्रोजन एटम विच हैज लॉस्ट इट इलेक्ट्रॉन, इट रिलेटिवली मास इज 1 यूनिट, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट। देखिए हमने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के अंदर बताओ क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोलिए सोनू। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, उसको कुछ मानो मत। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो हाइड्रोजन का मास होता है वो केवल प्रोटॉन की वजह से ही होता है कि नहीं होता है? हाइड्रोजन का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की। सो द प्रोटॉन इज एक्चुअली ए हाइड्रोजन एटम विच हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को भगा दोगे, क्या कर दोगे? भगा दोगे, तो क्या ये H+ बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो यस और नो। H+ बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो H+ को ही क्या बोलते हैं आप लोग? प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। अगर आज तक आप लोगों ने H+ यूज किया होगा बट आज समझ में आ गया होगा H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। समझ में आ गया? द प्रोटॉन इज एक्चुअली हाइड्रोजन एटम विच हैज लॉस्ट इट इलेक्ट्रॉन, इट्स रिलेटिवली मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 यूनिट। भाई साहब मैंने बताया था कि इस एटम का मास कितना होता है? 1 यूनिट। बोलो हाँ। अब भैया जब 1 यूनिट इस एटम का मास होता है तो ये मास आया किसका? प्रोटॉन का ही तो आया। तो प्रोटॉन का मास भी कितना होगा बच्चों? 1 यूनिट। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द अपोजिट टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जस्ट अपोजिट है। सो द एब्सोल्यूट चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू +1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए वहां पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 था और यहाँ पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड्स रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू +1 यूनिट। क्लियर हो गया? तो इसका जो रिलेटिव चार्ज है वो कितना? +1 है। कोई दिक्कत? क्योंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को आपने यू मान लिया है। ठीक है ना बच्चों? तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज होती है और फिर प्रोटॉन की खोज होती है। और यहाँ पर एक दो चीजें आ गई हमारे सामने कि भाई साहब अभी तक हम जो सोच रहे थे कि एटम के कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। बोलो क्लियर है ना?
नील्स बोर, ये स्लाइड थोड़ा पहले आ गई, नील्स बोर की बाद बाद में बात होगी, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है शायद। बच्चों रदरफोर्ड की तो आपने बात कर ली हमने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात चल ही रही है ना। इन्होंने जो मॉडल दिया है, ये इन्होंने कैसा मॉडल दिया है अभी, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद इनका मॉडल समझ में आएगा, है ना। अभी हम इनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की खोज का श्रेय इनको जाता है। जो न्यूक्लियस खोजा वो इन्होंने खोजा। देखो, प्रोटॉन खोजा गया, इलेक्ट्रॉन खोजा गया, मगर बाद में न्यूक्लियस खोजा गया और ये पता लगा कि प्रोटॉन कहाँ बैठता है, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन कहाँ बैठता है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये बात जो है रदरफोर्ड साहब ने बताई, समझ गए। मगर कई रीजंस अभी आपको समझ में आएंगे जिसके कारण रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल सही नहीं माना गया, कुछ ड्रॉबैक थी। अभी हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बच्चों पढ़ा नहीं है, अभी हमने पिछली स्लाइड में केवल और केवल आपको बताया प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में बताया, प्रोटॉन। प्रोटॉन का पता कहां से चला, कैनाल रेस से। कहां से चला, कैनाल रेस से या एनोड रेस से, समझ गया ना। जैसे इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चला, कैथोड रेस से, ऐसे ही प्रोटॉन का पता चला कैनाल रेस से। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही वाज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30 अगस्त 1871। अच्छी बात है, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि न्यूक्लियस की खोज इन्होंने करी। यस, ही गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की, रदरफोर्ड के मॉडल की। अच्छा, ये क्या आ चुका है यहाँ पे, नील्स बोर। देखो बेटा, जब रदरफोर्ड का मॉडल हम पढ़ लेंगे ना, तो रदरफोर्ड के मॉडल को फेल किसने किया, रदरफोर्ड के मॉडल को फेल किया नील्स बोर ने, समझ गए। और नील्स बोर ने अपना मॉडर्न मॉडल प्रेजेंट किया, समझ गए। और नील्स बोर ने मॉडर्न मॉडल प्रेजेंट करने के बाद उस मॉडल को पढ़ने की एक व्यवस्था की, जिसको कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा, हाँ। तो अभी हम नील्स बोर के बारे में बहुत दूर है, वही पता नहीं यहाँ पे क्यों डाल दिया गया है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड ऑफ नोइंग हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज विद एन एटम। भाई आप नहीं, हम भी इंटरेस्टेड हैं, पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है एटम में। रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। और रदरफोर्ड ने मॉडल प्रेजेंट करने के लिए एटम का एक सेटअप डिजाइन किया, और उस सेटअप डिजाइन को बोला गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होता क्या बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, उसमें दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज। समझिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट आएंगी। तो अल्फा पार्टिकल बच्चों कंटेन करता है दो पॉजिटिव चार्ज, समझ गया ना। मतलब इसका जो चार्ज होता है वो होता है, चार्ज इसका कितना होता है, Q इक्वल टू होता है +2 यूनिट। कितना होता है, +2 यूनिट। और इसका जो मास होता है ना, वो होता है +4। मास में क्या प्लस माइनस, मास होता है 4 AMU। कितना होता है मास, 4 AMU, या इसको 4 यूनिट भी लिख सकते हो, समझ गए बेटो। तो ये जो होता है अल्फा पार्टिकल हुआ करता है, क्लियर। अल्फा पार्टिकल, और बता दूं मैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम गैस का न्यूक्लियस। यस बेटा, हीलियम गैस के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देख लो बेटा, हीलियम गैस के न्यूक्लियस में हालत यह है, हीलियम का पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2He4। क्या होता है, 2He, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और चार न्यूक्लियन, दो इलेक्ट्रॉन और चार न्यूक्लियन। तो ये देखिए, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दो इलेक्ट्रॉन, एक और एक, दो, एक और एक। तो दो अगर इलेक्ट्रॉन है तो बेटा प्रोटॉन भी कितने होंगे, दो, और दो होंगे न्यूट्रॉन, दो क्या होंगे, न्यूट्रॉन, तभी तो चार बनेंगे। बोलो यस और नो। अगर मैं इसको गैप कर दूं और इसको गैप कर दूं, तो क्या ये मेरे पास He+2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हीलियम का +2 बनेगा कि नहीं बनेगा। बेटा हीलियम के +2 आयन को ही हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, समझ गए। हाँ, तो ये जो होता है अल्फा पार्टिकल कहलाता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फाइल। यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड फाइल पे गिराया गया। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास। हमने बताया ना अभी अभी आपको,
अब चलिए आते हैं, देखते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। ये देखिए बेटा, एक अपने पास बॉक्स है। टेक अ सोर्स ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज कौन देगा भाई? ऑब्वियसली अल्फा रेज देने के लिए आपको कोई न्यूक्लियर एक्टिव सब्सटेंस, मतलब कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इसके अंदर रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये इसके अंदर एक खतरनाक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है। दे आर बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा बीम को छोड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां से अल्फा बीम निकलेंगी। इन फ्रंट ऑफ सोर्स कीप अ थिन गोल्ड फाइल, और यहां पर बेटा इस सोर्स के सामने एक पतली सी गोल्ड फाइल आपने रख दी। अब पतली सी गोल्ड फाइल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड इज द हाईएस्ट मेलेबल। समझ गए ना? हाईएस्ट क्या होता है? मेलेबल। तो आपको रिजल्ट चाहिए अच्छे, तो रिजल्ट के लिए आपको मेलेबिलिटी हाई चाहिए, तो आपने जितना पतला गोल्ड हो सकता है आपने एक पतली गोल्ड की फाइल ले ली। यस, थिन शीट मेड अप ऑफ गोल्ड, और यहां देखो, ये देखिए यहां पे एक, हाँ, थिन शीट मेड अप ऑफ गोल्ड, ये हो गई। और ये बेटा जो पीछे लगे हुए हैं ना, ये इसके क्या हैं? ये इसके डिटेक्टर्स हैं। क्या है बेटा? इसके डिटेक्टर, मतलब पीछे एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की प्लेट रखी हुई है। समझ गए ना? जिसमें आकर के क्या क्रिएट होता है? स्पार्क। क्या क्रिएट होता है? स्पार्क। देखिए जैसे ही यहां से हमने शटर खोला, अल्फा बीम निकली, टाक जा करके सीधे, है ना, द फर्स्ट रे पासेस थ्रू द गोल्ड शीट, द फर्स्ट रे पासेस थ्रू द gold sheet. Let us see the reason behind this. Performing a simple experiment. Stand near a fence and throw a stone towards the fence. यहाँ पे एक फेंस के पास खड़े हो जाओ और आप फेंस से पत्थर मारो। बोलो हाँ, है ना? फेंस से क्या मारना शुरू करो? पत्थर। तो बेटा देखो जैसे होगा, फेंस से पत्थर मारा आपने, द फर्स्ट रे पासेस थ्रू द गोल्ड शीट। ठीक है ना? फिर से वही आ गया, द फर्स्ट रे पासेस थ्रू द गोल्ड शीट। हाँ, द स्टोन पासेस थ्रू द फेंस टू द अदर साइड। जैसे ही आपने पत्थर मारा, ज्यादातर पत्थर, मान लो बहुत सारे पत्थर आपने लिए हैं, तो ज्यादातर पत्थर क्या होंगे? आर के पार हो जाएंगे, आर के पार हो जाएंगे। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि फेंस में खाली स्पेस है। बोलो हाँ, है ना? तो ऐसे ही यहां पर बहुत सारा रेडिएशन जो है अल्फा का, वो आर के पार हो गया बेटा। क्या हो गया? वो आर के पार। देखो जैसे यहां से है और यहां पर ये आर के पार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर, एटम के अंदर, जैसे एक एटम है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है? ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है। जैसे यहां से रेडिएशन आया, सीधे आर के पार हो गया ना। इसे किसी ने रोका? कोई पार्टिकल ने रोका ही नहीं, क्योंकि कोई पार्टिकल ही नहीं है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आर के पार हो गया, पहली चीज ये पता चली। वाई डज दिस हैपेंस? ऐसा क्यों हुआ? देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू प्लैंक्स ऑफ फेंस। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों प्लैंक के बीच में बहुत बड़ा स्पेस है। हेंस द स्टोन पासेस थ्रू द फेंस, इसलिए स्टोन क्या हो चुका है? निकल चुका है। निकल चुका नहीं? निकल चुका। सिमिलरली ऑन द गोल्ड एटम देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। इसी तरीके से गोल्ड एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, फ्रॉम वेयर द अल्फा पार्टिकल अल्फा रेस पासेस। तो इतना सारा एम्प्टी स्पेस है कि अल्फा की रेस क्या हो जाती है? पास हो जाती है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? पहला लॉजिक कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। द फर्स्ट, हाँ ये हो गया पूरा। अब देखो भाई साहब, ओके, ये देखो कुछ हुआ है। क्या हुआ है भाई साहब? देखो रेस जो हैं कुछ एंगल्स पे मुड़ गई हैं, कुछ एंगल्स पे क्या हो गई हैं? मुड़ गई। द सेकेंड रे, वैसे बेटा ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसे ही बिल्कुल फर्स्ट और सेकेंड पे हो गया, इन्होंने तो बहुत सारी रेस भेजी और कंटिन्यूअसली इतने मतलब अलग अलग टाइप के रिजल्ट इन्होंने देखे। समझ गए ना? तो पहले टाइप के रिजल्ट में आपने देखा कि बहुत सारी रेस, इवनली 95% रेस सीधे निकल गई। सेकंड में देखा कि गोल्ड फॉइल से टकरा करके ये रेस जो होती हैं थोड़ा सा एंगल पे डेविएट हो गई। क्या हो गई? एंगल पे डेविएट हो गई। तो क्यों डेविएट हो गई भाई? डेविएट क्यों हो गई? उसका भी रीजन आपको समझ में आएगा। लेट अस सी द रीजन बिहाइंड दिस। ये देखिए भाई साहब, लेट अस सी द रीजन बिहाइंड दिस। ये भाई ने पत्थर फेंका और ये पत्थर टकरा करके वहीं पर गिर गया। समझ गया ना? ये पत्थर टकरा करके वहीं, द सेकेंड स्टोन हिट्स द फेंस एंड टर्न्स बैक। सेकेंड स्टोन ने जो है इसको ब्रेक जाकर के उसको प्लैंक को टच करा, फेंस को, और जाकर के वहीं पर गिर गया। व्हाई डू दिस हैपेंस? दिस हैपेंस बिकॉज अ स्टोन हिट्स द प्लैंक एंड डजंट अलाउ द स्टोन पासेस थ्रू। क्योंकि यहाँ पे
जो यहाँ पर जो स्पेस नहीं है और जा करके हैपेंस बिकॉज द स्टोन हिट्स द प्लैंक, स्टोन ने प्लैंक को हिट किया एंड डजंट अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू, और प्लैंक ने अलाउ नहीं किया तो वो जा करके वहीं पर गिर गया। सिमिलरली इन द गोल्ड एटम देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट विच टर्न्स द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज। हाँ भाई, काम की बात यहाँ पे अब आ चुकी है। ये प्लांक वाले एक्सपेरिमेंट ने एक्चुअली इसको अच्छे से नहीं समझाया, अब मैं समझाता हूँ, है ना। प्लांक वाला इस पे सुटेबल नहीं है, भले इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। बेटा जैसे मान लो ये तुमने जो भेजा है ये किसकी बीम है बेटा, हीलियम प्लस चार्ज की। किसकी बीम है, प्लस की है, बोलो हाँ या ना। अभी मैंने आपको बताया कि हीलियम जो होता है डबल आयनाइज होता है, तभी अल्फा पार्टिकल, अल्फा इक्वल टू होता है He+2, He+2। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +2 यूनिट, बोलो है कि नहीं है। अब +2 यूनिट का चार्ज बेटा मान लो ये जाके टकराया, और यदि यहां पर ये प्लस है, यहां पर ये प्लस है और थोड़ा सा बाजू में जाकर के टकराएगा, तो बताओ प्लस प्लस को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। तो ये रेज जो होंगी ना बच्चों, ये रेज को जाकर के थोड़ा सा यहां मोड़ देगा, या यहां मोड़ देगा, या यहां मोड़ देगा, या इस तरफ इधर से आएगी तो इधर जान देगा, इधर जान देगा, इधर जान देगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू से अगर आपका अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या करेगा, विच टर्न्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, समझ गए ना। हाँ, विच टर्न्स मतलब मोड़ देगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस, अब देखिए भैया अगला एक्सपेरिमेंट, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये देखिए अब टोटल तरीके के एक्सपेरिमेंट, यदि इनमें सब एक्सपेरिमेंट को मिला करके बात करूं मैं, एक इसका कंप्लीट देखूं, तो नंबर 1 आपने देखा कि कोई डेविएशन नहीं हुआ, सीधा निकल गया। दूसरा हल्का सा डेविएशन हुआ, हल्का सा डेविएशन हुआ। तीसरा और तगड़ा डेविएशन हुआ, है ना, अगर और पास में आएगा एक और तगड़ा डेविएशन। और भैया बहुत ही कम चांस होते हैं, मतलब लगभग कहते हैं 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जाता है सीधे सीधे प्रोटॉन को सीधे हिट करता है, और भैया वो जैसे जाता है वैसे का वैसे वापस आ जाता है। ये देखिए बहुत ही स्मॉल एंगल पे, मतलब ये बहुत स्मॉल एंगल पे लौट करके आ गया लौट करके। इवन कुछ तो होंगे वो जाएंगे और उसी रास्ते में वापस भी आ जाएंगे। हेड टू हेड कोलाइड करेंगे, हेड टू हेड, समझ में आया भाई साहब, हेड टू हेड कोलाइड करेंगे वापस। मेजोरिटी ऑफ द रेज पासिस थ्रू द गोल्ड शीट, बहुत सारी रेज जो है गोल्ड शीट से पास हो जाती हैं। दिस शोज दैट द पार्ट फ्रॉम विच द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल टर्न्स बैक इज वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस। इससे पता चलता है कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस तो है, मगर बीच में पक्का कोई ना कोई बाहुबली बैठा हुआ है, समझ गए। बीच में पक्का कोई ना कोई बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, टर्न बैक कर रहा है। क्या कर रहा है, टर्न बैक इन वेरी स्मॉल साइज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस की तुलना में बहुत ही छोटा है, समझ गए। और ये रॉक सॉलिड पार्ट जो है ये हमारी रेस को क्या कर रहा है, टर्न बैक कर रहा है। इसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। कंक्लूजन, द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। इन सारी चीजों को देख करके रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया सेंटर में एक जो बॉडी एग्जिस्ट करती है उसका नाम है न्यूक्लियस। समझ में आ गया। इट इज गिवन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, समझ में आ गया आपको, क्योंकि प्लस को रिपेल कर रहा, मतलब डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव। और मैंने बताया इट इज रॉक सॉलिड, मगर मतलब ये बहुत डेंस होता है और ये हार्ड होता है। अगर डेंस और हार्ड ना होता तो इतने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को रोक कैसे पाता, लौटा कैसे पाता, समझ गए ना। मतलब इतना हार्ड होता है, इतना डेंस होता है कि अपने अंदर से जाने नहीं देगा, पेनेट्रेट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। समझ में आ गया। जिस तरीके से पूरे एक फुटबॉल ग्राउंड में जितनी छोटी फुटबॉल होती है ऐसे ही न्यूक्लियस होता है। अगर आपका एटम फुटबॉल ग्राउंड है, एटम क्या है, फुटबॉल ग्राउंड, तो फुटबॉल क्या है, उसका न्यूक्लियस है। फुटबॉल क्या है, न्यूक्लियस। यस, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैज बीन फाउंड टू बी 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द एटम। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर एटम की रेडियस है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10, तो न्यूक्लियस की रेडियस होगी 10 की पावर -15 मीटर। समझ में आ गया। मतलब ये 10 की पावर 5 टाइम कम होता है। तो बच्चों अगर आप 10 की पावर -10 में 10 की पावर 5 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -15, जो कि बहुत छोटा होता है, समझ गए। तो न्यूक्लियस की रेडियस 10 की पावर -15 मीटर में हुआ करती है। 10 की पावर किस में होती है, -15 मीटर। बेटा 10 की पावर -15 को हम बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी।
क्लियर हो गया? यस। ये देखिए भाई साहब, कंक्लूजन, द रदरफोर्ड अल्फा इस पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम. इट इज ऑल्सो द फॉलोइंग इट इज ऑल्सो गिवन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं भाई साहब. यस, द रिलेटिव साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रफली द सेम एज अ पी इन द मिडल ऑफ द लार्ज स्टेडियम. सॉरी, मैंने आपको फुटबॉल बोल दिया, मगर भाई साहब ये तो पी यानी मटर के दाने के बराबर होता है न्यूक्लियस. अगर आपका फुटबॉल स्टेडियम पूरा का पूरा एटम है, तो न्यूक्लियस क्या होगा? मटर का दाना, मटर का दाना. बोलो क्लियर हो गया? मगर अब बात थी ड्रॉबैक्स की. रदरफोर्ड साहब का मॉडल सही नहीं था, कुछ कमियां थी. कमियां क्या थी बेटा? कमियां ये होती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी राउंड पाथ में घूमता है ना. अब रदरफोर्ड साहब ने कुछ कहा है, मगर यहाँ पे इस स्लाइड में नहीं बताया गया, वो मैं बता देता हूँ. रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया? रदरफोर्ड साहब ने बताया कि सेंटर पार्ट न्यूक्लियस होता है, इसके बाजू में ऑर्बिट्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिट. इनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट. क्या बोलते हैं इनको? स्टेशनरी. ये ऑर्बिट होते हैं, और ये ऑर्बिट जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहले में दो, देन इसके बाद अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं. बोलो क्लियर? ये तो जानते होगे आप लोग. यस और नो? इनमें क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन. और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं. इस बात से फंसे रदरफोर्ड साहब. भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें घूमते रहेंगे, तो क्या ये एनर्जी खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर एनर्जी खर्च करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जाकर के कोलाइड हो जाएंगे. किसके साथ? सेंटर में जाके न्यूक्लियस के साथ. और जिस दिन ये जाकर सारे इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, उस दिन एटम का एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. है ना? मतलब ना ये धरती बचती, ना एटम बचते, मतलब कुछ भी नहीं बचता अगर ऐसा होता तो. और हर चीज एटम के गिरने से क्या हो जाती? खराब हो जाती. क्लियर? सो द मेजर ड्रॉबैक और डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज द एटम दैट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. या द मेजर ड्रॉबैक और डिफेक्ट कह लो इसको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, कि क्या ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए. जैसे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के अब्राउस क्या कर रहा है? ऑर्बिट कर रहा है. कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस वे से देखा जाए बेटा, तो ये एक दिन रोटेशन करते 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 कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और इसको जा करके क्या क्या हो जाएगा? सेंटर पे गिर जाएगा. समझ में आया? एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन. बेटा जो भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट होती है, उसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की तरफ. सो दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन मोशन. और ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी. ये क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा. दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में गिर जाएगा. समझ गए? वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल. मगर ऐसा कभी नहीं होता है. मतलब ये पेन नहीं बचती, ये डेस्क नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता अगर एटम अपने आप गिर जाता तो. बोलो है ना? क्योंकि सबके अंदर एटम है. तो ये हो गई एक बहुत बड़ी फेलियर. क्या हो गई? ये एक बहुत बड़ी फेलियर. क्लियर हो गया कि नहीं आया समझ में? अब इसके बाद में आता भाई साहब आपका नील्स बोर का मॉडल. In order to explain the stability of an atom to overcome objection against Rutherford model, Niels Bohr gave a new arrangement of electron in the atom in 1913. जो हम आपको ऑर्बिट स्ट्रक्चर बताते हैं, वो नील्स बोर ने दिया है. ये देखिए, आपको ये बीच में न्यूक्लियस भरा हुआ है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से स्पिन कर रहे हैं. क्लियर है? तो नील्स बोर साहब की बात करते हैं. तो नील्स बोर 1855 से लेके 1962. ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी 1916. ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक ना? ठीक है बेटा. रदरफोर्ड साहब को न्यूक्लियस की डिस्कवरी पर क्या मिला है? नोबेल प्राइज. मगर नील्स बोर को स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे नोबेल प्राइज मिला है. मगर जो सही स्ट्रक्चर दिया गया है, वो किसने दिया है? नील्स बोर ने. Among the Professor Bohr's numerous writings, three appearing as books are: first, The Theory of Spectra and Atomic Constitution, Atomic Theory and the Description of Nature. ठीक है. तो बोर्स का मॉडल क्या था? बोर्स ने क्या कहा? In order to overcome the raised against Rutherford model, Niels Bohr put forward the following postulate about the model of an atom. तो नील्स बोर्स ने कुछ postulate यानी कि नियम बनाए. ठीक है ना? नील्स बोर ने कुछ नियम बनाए. बच्चों इन नियम को हम कल पढ़ते हैं. ठीक है ना? आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.